हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे थे रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है हमें वो देखना है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था किन किन फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब एक कंडक्टर के डायमेंशन पे, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो उसमें से एक था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आया था? ml अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ ए। याद आ रहा है? ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। यहां अगर देखें तो m क्या था भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और अगर मैं लिख दूं पैरेलल टू करंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। n क्या था? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। e क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और बेटा टाउ से पहले a, एरिया ऑफ कंडक्टर या मटेरियल परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। और बेटा टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से, मेरे को पीछे की बातें बता देता हूं, और वो इलेक्ट्रॉन यहां पे गया और टकरा गया। स्टार्ट यहां से हुआ था, यहां जाके टकरा गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का पाथ क्या था? उसका फ्री पाथ था, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है। तो ये टाइम मान लो आ गया t1, ये मान लो आ गया 1 सेकेंड। मान लीजिए दोबारा वो यहां टकराया, तो जरूरी नहीं ना कि टाइम सेम आएगा। ये मान लो 2 सेकेंड, फिर वो यहां टकराया हाफ सेकेंड, फिर वो यहां टकराया, फिर 3 सेकेंड। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन कोलिजन्स में हर बार टाइम क्या आ रहा है? अलग अलग। कौन सा रिलैक्स करने का टाइम लें? पहले 1 सेकंड के लिए आराम किया, फिर 2 के लिए किया, फिर आधे के लिए किया, और फिर 3 के लिए किया। तो इसका मतलब आराम करने का टाइम, रिलैक्स करने का टाइम उसका अलग अलग है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल कोलिजन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज। समझ गए मेरी बात? ठीक है, फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल है वो मुझे समझ में आ गया। अब देखा जाए तो मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एक गिवन कंडक्टर के लिए लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट। क्या बच गया? n और टाउ। तो मैं लिख सकता हूं r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ। n क्या था? n है नंबर डेंसिटी, नंबर। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, हर मटेरियल के लिए n अलग अलग होगा। टाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। एक बात और देखी जाए, क्या टेम्परेचर बढ़ने से n में चेंज आएगा? टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या n में चेंज आएगा? आएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी अगर बढ़ती है तो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगी, और बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होगी तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये थोड़ी सेमीकंडक्टर की बात आती है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे थर्मल एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी से क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है बॉन्ड से निकलने के लिए। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग, होल अलग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से n की वैल्यू बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो n की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ डिक्रीज। कैसे क्या होता है वो देखते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो n की वैल्यू की बात करें तो n बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आना चाहेंगे, बॉन्ड टूट सकती है, टूटेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे।
तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, ठीक है भाई। इसी टाइप से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर टाउ की बात करें तो टाउ की बात करो, देखो मान लो यहां से यहां जाके इलेक्ट्रॉन टकराया 2 सेकंड में। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो तेजी से जाएगा, फास्ट, और फास्ट अगर जाएगा तो यहां पे जल्दी पहुंचेगा। अरे बोलो, और अगर जल्दी पहुंचेगा तो टाइम जो टी होता है वो कम लगेगा। मेरी बात समझे या नहीं? वेलोसिटी बढ़ेगी, जल्दी जाएगा तो पहुंचने का टाइम कम होगा, इसका मतलब टाइम कम। हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टाउ डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एन बढ़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से एन बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ डिक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे इसका वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एन भी डिक्रीज होंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टाउ बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन पे बात करता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था? एल और ए को हटा दो, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। अरे सेम ही तो आ गया, समझ गए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, सेम बात है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, सीबीएसई में आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस या ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एलॉय आ जाए, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आर आ जाएगा तो यहाँ पे रो आ जाएगा, एन और टाउ तो आना ही आना है, समझ गए मेरी बात? एन और टाउ तो आना ही आना है, बाकी आर की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। आगे बढ़े, हम देखते हैं एक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहला केस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया था? आर इनवर्सली एन टाउ, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी तो रो आ जाएगा, यहाँ पे अभी बताया था ना, आर की जगह यहाँ पे रो भी आ सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी टाइप का। रेजिस्टेंस आ जाए तो मैं लिख देता हूं पैरेलल में, ये लो, एक ही बात है, ठीक है। एन इज नियरली कांस्टेंट। क्यों भाई? एक कंडक्टर के अंदर आपको पता रूम टेम्परेचर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे 2-4 इलेक्ट्रॉन मान लो और निकल गए, तो पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से थोड़े से और ऐड हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं और किसी ने मुझे 10 रुपए दे दिए, क्या फर्क पड़ेगा? 1 लाख 10 रुपए हो गए, लेकिन नेग्लिजिबल चेंज, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो नियरली कांस्टेंट, एन क्या रहता है? नियरली सेम। तो कंडक्टर के लिए आर क्या आ गया? टाउ। इनवर्सली क्या आ गया? टाउ। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने अभी अभी पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, और अगर टाउ घटता है तो आर बढ़ेगा। तो यहां से अगर देखें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसी टाइप से इसकी बात करें तो यहां भी एन नियरली कांस्टेंट, रो इनवर्सली टाउ आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो कंडक्टर्स की बात करें तो चाहे रेजिस्टेंस की बात करो चाहे रेजिस्टिविटी की बात करो, कंफ्यूज नहीं होना, आर की क्या आ जाएगा? रो, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ग्राफ प्लॉट करो, किसके लिए? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए। मान लो डिग्री सेल्सियस और ये ओम मीटर में होती है, तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा? इसका ग्राफ नियरली ऐसे आता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, इंक्रीजिंग में। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। किसी किसी बुक में ये ग्राफ ऐसे भी होता है, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देंगे और आगे जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत एक स्मॉल टेम्परेचर जोन के अंदर स्ट्रेट लाइन अदरवाइज कर्व्ड हो जाती है आगे। तो हम ऐसे बनाया ज्यादा बढ़िया, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही है, क्लियर। और ये 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा होता है। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ इस टाइप से आएगा, बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर नंबर 2, पहला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो वैसे ही सिंस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल टू ml अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ a। फिर क्या लिखेंगे, अदर्स आर कांस्टेंट, ठीक है, लिख देंगे। अब यहां देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज क्या होगा, n बढ़ता है और टाउ घटता है, क्योंकि दोनों चीजें लेनी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर में जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता, और करंट का फ्लो नहीं होता तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और रूम टेम्परेचर पे उससे ज्यादा पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसका मतलब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल जो इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है। तो इनके अंदर मैं ये नहीं कह सकता n बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर काफी कम है तो ये इंसुलेटर है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो n को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ता है तो n बढ़ेगा, टाउ डिक्रीज होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन n का जो इंक्रीज है वो डोमिनेट करेगा किसको, टाउ का जो डिक्रीज है। मतलब n में जो इंक्रीज का रेट है वो टाउ के डिक्रीज के रेट से ज्यादा है। मतलब ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है ये उतनी तेजी से घट नहीं रहा। तो ओवरऑल अगर देखे जाए तो n टाउ जो क्या होगा, इंक्रीज, और n टाउ अगर इंक्रीज होता है तो r क्या होगा, डिक्रीज। समझ गए? तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। अरे वही बात आ गई ना, रो इनवर्सली n टाउ। और जैसे आपने यहां बताया कि n टाउ जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सेम इसी पैटर्न से चलना है, नई चीज नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, r को लेके चलो, सेम टू सेम रो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो n और टाउ इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, रेजिस्टेंस आ जाए रेजिस्टिविटी आ जाए, एक ही बात है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो n बढ़ता है, टाउ घटता है, बट n और टाउ का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि n का जो इंक्रीज है वो टाउ के डिक्रीज से ज्यादा है, डोमिनेट कर रहा है, तो r क्या होगा, डिक्रीज। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रेजिस्टिविटी के लिए ग्राफ बनाओ टेम्परेचर के लिए इसका, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इस टाइप से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए मेरी बात, डिक्रीजिंग का ग्राफ इस टाइप से। अब सेमीकंडक्टर में किसी का नाम ले लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, किसी का भी, ये सब सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में इस टाइप से ग्राफ आएगा। और यहाँ पे कॉपर ले लो या एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी, किसी भी मेटल का नाम आए तो ग्राफ ये आएगा, और किसी भी सेमीकंडक्टर का नाम आए तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो टेम्परेचर का वेरिएशन मेटल कंडक्टर के लिए ऐसा, सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा, ठीक है। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ रेजिस्टेंस का लेके चलो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी सेम अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आर और रो सेम चलेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आर का लेके चलो बस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्यों बना रहे हैं, हम रेजिस्टेंस का क्यों नहीं बना रहे। हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्यों बना रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। हमने जो कंडक्टर लिया एक बार, अगर उसकी लेंथ थोड़ी बहुत चेंज कर दें तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल के साथ साथ वो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लो किसी ने थोड़ा मार दिया तो उसका डायमेंशन चेंज हो गया तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस की बजाय हम रेजिस्टिविटी लेते हैं, जो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ग्राफ जनरली रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, ग्राफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर, ग्राफ समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस के लिए हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है एक तीसरी टाइप की, जिसका नाम है एलॉय। सबसे पहली बात होती है बेटा, एलॉय क्या होता है।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलॉय। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एक मान लो फर्नेस ले ली बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसके अंदर कुछ मेटल्स डाल दी, तो फर्नेस में डालते हैं सारी मेल्ट हो जाएंगी और सारी मिक्स हो गई, फिर बाहर निकाल लिया, ड्राई कर दिया, तो वो जो मिक्सचर बना वो एलॉय है। वो क्या है? एलॉय। एलॉय जनरली क्या होते हैं? निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये जनरली यूज भी करते हैं हम। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल आपने लैब के अंदर देखे होंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह, उनके अंदर इनका यूज करते हैं। क्यों? वो देखेंगे। ठीक है भाई। तो एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय में अगर देखा जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस है R इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। R टेम्परेचर के नियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़े या घटे तब थोड़ा चेंज आएगा। इसका मतलब थोड़े बहुत टेम्परेचर घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका रेजिस्टेंस? एलॉय का। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए, वो बेटा नियरली कांस्टेंट आता है। इस टाइप से नियरली कांस्टेंट। देखो आना तो चाहिए हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा, लेकिन हल्का सा इस टाइप से होता है। समझ गए आप? रेजिस्टिविटी नियरली कांस्टेंट। जैसे बोला सीबीएसई में पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करो फॉर निक्रोम वायर। किसके लिए? निक्रोम। तो इस टाइप से बना देंगे। ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, सीबीएसई में डायरेक्ट आ जाते हैं। फाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। तो जो मैंने बताया आर का फॉर्मूला, फिर N2 पे डिपेंडेंस, फिर कैसे बढ़ता घटता, ये सारी बातें लिखनी है। 2 नंबर में सीबीएसई में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसी तरह से ग्राफ पूछ लेते हैं सीबीएसई में कि कैसे क्या ग्राफ आएगा, किसका ग्राफ कैसे होगा। अगर मेटल का इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा और इसका नियरली कांस्टेंट, तो हल्का सा यूं बढ़ेगा। ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोगों ने देखा मेटल्स के लिए, मतलब कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और एलॉय के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ने से R बढ़ता है, हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे आए उसके लिए देखते हैं। यहां पे हम लोग एक कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, खास बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर R रेजिस्टेंस है T टेम्परेचर पे, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर R है, किसी कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, एलॉय का टेम्परेचर R है, तो वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर में, खासकर किसमें? कंडक्टर्स में। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो मान लो मैं टेम्परेचर कर देता हूं T प्लस dt, तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस में dr। क्या ये बात समझ में आई? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अगर ये dt बढ़ेगा तो ये भी dr बढ़ेगा। ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स किस पे? dr प्रोपोर्शनल टू dt चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया वो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ये कम होगा। मतलब कंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बढ़ता है, घटता है तो ये घटता है। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, जितना कम ये बढ़ेगा उतना कम ये बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 मान लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब
शुरुआत में जो रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज भी कम आएगा, और इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर कंबाइन कर दें तो मेरे पास आता है डी आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी। ये प्रोपोर्शनल है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो डी आर इक्वल टू आता है आर नॉट एल्फा डी टी, आर नॉट एल्फा डी टी, और यहां से अगर एल्फा निकालूं तो डी आर बटे में आर नॉट डी टी। एल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी मैं बात कर रहा था, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा मेरे पास क्या आया, डी आर। डी आर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और बेटा डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए, चेंज इन टेम्परेचर, ये बात समझ में आ गई। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो सोचो, ऊपर रेजिस्टेंस ओम, नीचे रेजिस्टेंस ओम, ओम से ओम कैंसिल, क्या बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन ऊपर जाके केल्विन इनवर्स, और अगर डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर जाके डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, और ये डिग्री केल्विन भी होता है, कोई खास बात नहीं। यूनिट समझ में आ गई, अल्फा समझ में आ गया, तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये आ गया मेरे पास और इसका फॉर्मूला बनाओ, इसका फॉर्मूला बनाइए, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, देखो, सिंस डी आर इक्वल टू आर नॉट एल्फा डी टी। देखो अल्फा एक यहाँ पे कांस्टेंट है और अल्फा एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। जनरली 99.9 के 100% क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जिसमें अल्फा क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, बट अल्फा वेरिएबल हो सकता है। अब इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं इंटीग्रेशन के। अदरवाइज डी आर का मतलब क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो डी आर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, बाद में कितना टी। मेरी बात समझ रहे हो आप। और ये लेकिन कभी कभी ये सवाल इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, थोड़ा सा उसकी टर्म में कर लें। तो आर नॉट इक्वल टू आर नॉट, सॉरी डी आर इक्वल टू आर नॉट एल्फा, और ये डी टी कर दूं, इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट आर नॉट से आर टी कर दूं और 0 से टी। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 0 था, बाद में कितना हो गया टी, शुरू में कितना 0, बाद में कितना हो गया टी। तो क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन से डी कट जाएगा, क्या आएगा आर नॉट से आर टी। आर टी का मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर नॉट एल्फा, और डी टी से टी कटेगा 0 से टी। ये बात समझ में आ गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर नॉट एल्फा टी माइनस 0। तो ये हो गया आर टी इक्वल टू आर नॉट, ये उधर जाके प्लस आर नॉट एल्फा टी, टी की जगह टी माइनस 0 चेंज इन टेम्परेचर। तो आर टी क्या आ गया, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया इसके अंदर इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0 और फाइनल टेम्परेचर क्या है टी। इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0, फाइनल टेम्परेचर क्या है टी। ठीक है, अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 ना हो तो इफ इनिशियल टेम्परेचर इज नॉट 0 तो क्या होगा, देखो
इसको मैं मान लेता हूं R2, इनिशियल में क्या मान लेता हूं R1, 1 प्लस अल्फा क्या T2 माइनस T1। ये बात समझ में आती है या नहीं आती? इनिशियल रेजिस्टेंस R0 की जगह R1, फाइनल R2। तो जब रेजिस्टेंस R0 था तो टेम्परेचर क्या था 0, तो जब ये R1 हो गया तो टेम्परेचर क्या हो गया T1, और जब ये R2 है तो क्या हो गया T2। मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल रेजिस्टेंस R1, टेम्परेचर T1, फाइनल R2। तो ये बात समझ में आई? बोलिए, ये बात समझ में आपको आ गई? मैंने कैसे लिखा? ठीक है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस दिस, तो इसको लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, या T2 माइनस T1। ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला ये आ गया, कोई भी दो टेम्परेचर के लिए, और एक टेम्परेचर अगर 0 है तो ये लग जाएगा। समझ गए? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर इसको रेजिस्टिविटी की टर्म में लिखें तो R क्या होता है रो एल बाई ए, तो रो टू एल बाई ए डायमेंशन सेम लेके चलते हैं, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये कट गया, तो रो टू इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो वही बात आ गई मेरे ख्याल से। और यहां पे अगर बात करूं तो रो टी एल बाई ए, रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस अल्फा टी, कट गया, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो बेटा एक टेम्परेचर अगर 0 है तो रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो रो टू इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा टी। तो जनरल फॉर्मूला क्या है ये, क्योंकि एक टेम्परेचर अगर 0 भी होगा तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए, रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी के लिए भी। कोई फर्क नहीं है, आर की जगह क्या आ जाएगा रो, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ रो आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद करना है, ये वाला जर्नल, ठीक है, लेकिन बता दिया मैंने आपको दोनों, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर बात करें और इस फॉर्मूले को अगर देखें, फॉर कंडक्टर्स अल्फा कैसा होगा, फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा कैसा होगा, और फॉर एलॉय अल्फा कैसा होगा। देखो अगर कंडक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला था अल्फा इक्वल टू डी आर नॉट डी टी। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो ये डी आर भी पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो। और अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो इसको दोबारा कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने अभी बताई। आपको डेरिवेशन से इतना कुछ मतलब नहीं है, समझाने के लिए बताया, जस्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो हमारे पास क्या आया था, अल्फा इक्वल टू डी आर आर नॉट मतलब इनिशियल डी टी। इसको क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 चेंज। अब इनिशियल R0 की जगह क्या है, इनिशियल R1, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो R0 मैंने क्या माना था, इनिशियल नाम दी थी जब टेम्परेचर 0 है, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 नहीं है तो R1 हो जाएगा। तो dr का मतलब चेंज, R0 की जगह R1, ये आ गया। अब बताओ कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिफरेंस पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव। तो अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिफरेंस तो पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, तो ये डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। भाई मान लो पहले डिफरेंस क्या था 5, अब क्या हो रहा है 4, और घट के ये ज्यादा और ये कम हो सकता है, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो इनिशियल मान लो कितना था, ये 10, इनिशियल कितना था 10, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 10 माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा, तो अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं एलॉय। एलॉय में टेम्परेचर जब चेंज होगा तो रेजिस्टेंस नियरली क्या होता है, रेजिस्टेंस नियरली क्या होता है, सेम।
फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एलॉय, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलॉय, इंक्रीज इन टेम्परेचर R2 नियरली R1, तो नियरली 0। अगर दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों बराबर है, तो R2 माइनस R1 नियरली क्या हो जाएगा 0, और ये नियरली 0 होता है, अल्फा इज नियरली 0, अल्फा इज नियरली 0, तो अल्फा क्या होगा, क्लोज टू 0, अल्फा क्या होगा, क्लोज टू 0, मतलब स्मॉल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल पॉजिटिव, जैसे 0.1 0.01 इस टाइप से। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कंडक्टर के लिए, नेगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए, और स्मॉल पॉजिटिव 0 के आसपास, वो किसके लिए, एलॉय के लिए। एलॉय का टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, नियरली कांस्टेंट होता है, कह सकता हूं ना, तो कांस्टेंट कह सकता हूं। टेम्परेचर में चेंज करने से एलॉय के अल्फा में ज्यादा चेंज नहीं आता, वो नियरली सेम रहता है, तो कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल जो होती हैं वो एलॉय की बनाई जाती है, निक्रोम वगैरह की, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से उनका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज करने से उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ये बात सारी समझ में आ गई। इसके अंदर कुछ बातें समझने की थी, और कुछ सीबीएसई बोर्ड के लिए हमारे डेरिवेशंस थे, और कुछ फॉर्मूले आपको याद करने थे इस टाइप के, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिएगा, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर, अगर मैं लिखूं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर, कंडक्टर है, इज 1 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज प्लेस्ड in a liquid bath, its resistance increases to 1.2 ohm. Find temperature if alpha given है 3.4 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा यहाँ पे किसमें दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर भी आपको किसमें लेना है, डिग्री सेल्सियस में। अल्फा अगर केल्विन में होता तो ये भी केल्विन में लेना होता, ठीक है भाई। तो कोई भी टेम्परेचर 0 तो नहीं है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, मेरी बात समझ में आ गई। तो भाई फाइनल क्या दे रखा है 1.2, इनिशियल क्या दे रखा है 1 प्लस अल्फा 3.8 ले लो इसको, 3.8 10⁻⁻⁴, ठीक है भाई। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर क्या T2, इनिशियल क्या दे रखा है 20, ऐसे कर दें, ठीक है भाई। यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से 1.2 ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस 3.8 10⁻⁻⁴, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 38 इंटू 10 38, 3.8 इंटू 10 38, 38 टू जा 76, ये हो गया, ठीक है। और क्या करें, सॉरी T2 नहीं आएगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, तो 1.2 माइनस 1, बात समझ में आ गई, 1.2 माइनस 1, और ये इधर आके प्लस का 76 10⁻⁻⁴, 3.8 10⁻⁻42, तो ये आ गया 0.2 प्लस 76 10⁻⁻⁴, हो गया, और डिवाइड में आ जाएगा 3.8 10⁻⁻⁴, और ये आ गया मेरे पास T2, क्या आ गया मेरे पास T2। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं T2 के लिए, तो ये मेरे पास आता है 72.6 डिग्री सेल्सियस। आप लोग सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करना आपको अच्छे से आता है, जो भी वैल्यू आएगी आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आया, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है, एक टेम्परेचर निकालना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप में, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और
बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है। मेरे पास एक हीटिंग एलिमेंट है जो निक्रोम वायर यूज करता है। तो जब उसके अंदर से नेग्लिजिबल करंट पास करते हैं तो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस आता है 75.3 डिग्री ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 75.3 होता है। ठीक है, जब उसके अंदर से करंट पास करवाते हैं, कितना करंट पास करवाते हैं? 2.68 एम्पियर। ठीक है, कॉइल है और साथ में बैटरी जोड़ती है जब तो करंट जाएगा। 230 वोल्ट की सप्लाई, मान लो एसी सप्लाई, 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज कितनी हो गई? 230 वोल्ट। तो इनिशियल रेजिस्टेंस जब नेग्लिजिबल करंट था, तो स्टार्टिंग में इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू, और जब उसमें से इतना करंट पास किया वोल्टेज इतनी वोल्टेज पे इतना करंट पास किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ स्टेडी स्टेट, और अल्फा गिवन है 1.7 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? एक्चुअली एक टोस्टर होता है ब्रेड सेकने वाला, इसमें ब्रेड टोस्टर, उस टोस्टर के अंदर ब्रेड गर्म होती है, उसका मतलब हीटिंग एलिमेंट है। तो हीटिंग एलिमेंट है, जब उसमें से नेग्लिजिबल करंट पास किया, मान लो स्विच ऑफ है, कोई करंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस कितना शो करता है? 75.3। रूम टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। जब उसको एक सोर्स से जोड़ दिया, मान लो घर में सप्लाई 220 आ रही है, उस टाइम 230 थी, तो करंट कितना गया उसके अंदर से? इतना। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? मैं यहां से निकाल सकता हूँ R2, तो R2 हो गया 230 डिवाइड बाई 2.68। रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 230 डिवाइड बाई 2.68। तो ये सोल्व करेंगे तो आता है 85.82। रेजिस्टेंस सोल्व करेंगे, आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, फाइनल रेजिस्टेंस मुझे वोल्टेज और करंट से पता लग गया। अरे मैंने ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V/R, सो V/I, समझ गए? R2 इक्वल टू V/I, सोल्व कर दिया। अब टेम्परेचर बताना है। एक्चुअली क्या है कि करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, एक टाइम जाएगा करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जब वो करंट कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, उस टाइम कितना टेम्परेचर होगा ये बताना है अल्फा। तो वही सवाल है, R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, लगाओ फॉर्मूला। R2 कितना भाई? 85.82, R1 कितना? 75.3, 1 प्लस अल्फा 1.7 10⁻⁻⁴, और T2 माइनस T1, T2 तो निकालना है, मान लो T इनिशियल कितना है? 27। बात समझ में आ गई? ब्रैकेट ओपन करें तो 75.3 इंटू 1 प्लस 75.3 इंटू 1.7 10⁻⁻⁴ T माइनस 27, ऐसे लिख सकता हूं। तो 85.82, तो 85.82 माइनस 75.3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये 75.3 इंटू 1.7 10⁻⁻⁴ T माइनस 27। तो इसमें से ये कितना आएगा भाई? 85.82 75.30 2501, तो 10.52 आ गए। तो 85.82 माइनस 75.3 10 पॉइंट कितना आया था? 52। समझ गए मेरी बात? और इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आएगा भाई? चलो आप बाद में करते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट किया। T माइनस 27, तो इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां से T की वैल्यू मेरे पास सोल्व करके आएगी 850 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन आपको आती है अच्छे से करनी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अच्छे से कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था? इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे पहले वाले में था।
सेकंड का रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, करंट और वोल्टेज गिवन है, तो V इक्वल टू IR से R आ जाएगा। यही घुमा रखा था। अल्फा दे रखा है, T निकालना है, मेरे ख्याल से सोल्व हो जाएगा। अल्फा दे रखा है, T निकालना है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर एंड एन आयरन वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर एंड एन आयरन वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर वायर और आयरन वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना 4.1 ओम, इसका मान ले कॉपर का, और आयरन का क्या दे रखा है 3.9 ओम। कॉपर का दे रखा है 4.1, इसका दे रखा है 3.9 ओम, ठीक है भाई। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगी, ठीक है। इसने कहा कोई किसी टाइप से थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा। फाइंड टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। वो टेम्परेचर बताओ जिसपे दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। अल्फा कॉपर का दे रखा है 4×10⁻³ और अल्फा आयरन का दे रखा है 5×10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई आप लोगों को। इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, इसने कहा रेजिस्टेंस है, कॉपर की वायर है और एक आयरन की वायर है। मान लो ये कॉपर वायर और ये आयरन वायर। इनिशियली इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कॉपर का 4.1 और आयरन का क्या दे रखा है 3.9। ये भी बात समझ में आ गई। दोनों का रेजिस्टेंस है, आयरन का कम है। फिर ये कह रहा है अल्फा दे रखा है दोनों का, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन किसका रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा, जिसका अल्फा ज्यादा है। किसका रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा, जिसका अल्फा ज्यादा है। तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसका तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब ये 4.1 पहले से ज्यादा था, इसका कम था, तो इसका स्लो बढ़ेगा, इसका फास्ट बढ़ेगा। एक टाइम पे जाके दोनों का बराबर हो जाएगा। तो किस टाइम पे दोनों का बराबर हो जाएगा, सवाल सोल्व कर लेंगे। इन कंसेप्ट क्या है, अल्फा। जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस में चेंज फॉर ए गिवन टेम्परेचर्स ज्यादा होगा, और एक गिवन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस में चेंज उतना ही कम होगा जितना अल्फा कम होगा। तो अल्फा ज्यादा होने से रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता है, अल्फा कम होने से धीरे बढ़ता है, और अल्फा अगर नियरली कांस्टेंट है एलॉय के लिए जैसे, वहां रेजिस्टेंस नियरली सेम रहता है, ठीक है भाई। तो आफ्टर टेम्परेचर T मान लेते हैं ये, तो रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा, R कॉपर T पे और R आयरन T पे। तो क्या फॉर्मूला होता है, R2 इक्वल टू R1। तो रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम हो गया ना, R इक्वल टू R1। तो R1 मैंने क्या लिखा था, ये R इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा कॉपर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है 20। तो मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इनिशियल ये हो गया और इसका भी फाइनल सेम है, ये आयरन 1 प्लस अल्फा आयरन T-20। भाई फाइनली दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो रहा है, और किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम होगी, क्योंकि एक गिवन टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो रहा है। तो करो इक्वल, यहां कर देता हूं मैं, RC 1 प्लस अल्फा T-20। इधर से क्या हो जाएगा, RI 1 प्लस अल्फा T-20। आई थिंक बात समझ में आ गई। ये अल्फा कॉपर, ये अल्फा आयरन, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं इसको। तो RC कितना है 4.1, RC कितना है 4.1, 1 प्लस अल्फा कॉपर कितना था 4, 10⁻³ T-20। बात समझ में आ गई। ये कितना है 3.9, ये कितना है बेटा 3.9।
ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना था 5 10⁻³ t-20। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ओपन करो, 4.1 इंटू 1 प्लस 4.1 इंटू 4 10⁻³ t-20 इक्वल टू 3.9 इंटू 1 और 3.9 इंटू 5 10⁻³ t-20। बात समझ में आ गई। यहां से अगर देखें, इसको इधर ले आओ, 4.1 माइनस 3.9 0.2 बचेगा, ठीक है। इस टर्म को उधर ले जाओ, t-20 कॉमन आएगा, 10⁻³ कॉमन आएगा, 3.9 इंटू 5 तो 5 9 जो 45, 45 का 5 4, 5 से 15 और 4 19 माइनस ये कितना आया 4 1 जो 4, 4 4 जो 16। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको अब सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 0.2 इक्वल टू t-20 10⁻³ ये बताओ सोल्व करें कितना आया 19.5 माइनस 16.4 3.1 कितना है बेटा 3.1। तो यहां देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट अगर कैंसिल हो गया तो ये बचा 2/31 10⁻³ प्लस का t-20 और t अगर निकालता हूं तो ये आएगा 20 प्लस में 2000/31 t इक्वल टू क्या आ गया 20 प्लस 2000 बाई दिस। इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करें 20 प्लस, तो इसको करेंगे तो 31 6 पे जाएगा तो 186 आया, तो ये आया 6 186 कितना बचा 14 0। अब कितने में जाएगा 4 पे और 124 कितना बचा 16, तो 16 फिर 0 लगा दी, 0 लगाऊंगा तो 5 पे जाएगा, तो ये कितना आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास 84.5 डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन टेम्परेचर क्या आया 84.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा सेम। तो सभी क्वेश्चंस में आपने क्या देखा एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, कोई खास बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।